अध्याय 1। विचार ही वस्तु है। कुछ साल पहले एडविन सी बार्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें। उनकी राह में दो बाधाएं थी। पहली ये कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी ये कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। मैंने उससे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बार्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। बार्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज हासिल ना हो जाए। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। आखिरकार उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बार्न्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बार्न्स जानते थे कि वे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बार्न्स ने ढेर सारा पैसा कमाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। आर.यू. डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीनें कौड़ियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट गए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक ये नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज लिया कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। यह खोज उन्होंने तब की जब वे जीवन बीमा बेचने के बिजनेस में आए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा और वे अपने नए बिजनेस में खुद से यह कहा करते थे
मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने ना कह दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेचा। कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ जिससे उन्हें यह सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर को वे पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। धीमे से दरवाजा खुला और किराएदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। मैं नहीं भेजूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। यस सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिसे वे उठाकर थ्रेशर में डालने वाले थे और एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और वे उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में चीखी, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया, अपनी जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और बच्ची को दे दिया। उसने ऐसा किस तरह किया? उनके अंकल को क्या हो गया था जो उनका गुस्सा काफूर हो गया और वे एक भेड़ की तरह आज्ञाकारी बन गए? इस बच्ची में वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण उसे सफलता मिली? आपको क्या लगता है, इस बच्ची में वह कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण उसने अंकल को हरा दिया? जब मैंने मिस्टर डार्बी को बताया कि वह छोटी सी अश्वेत बच्ची किस अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर रही थी, तो उन्होंने 30 साल के अपने जीवन बीमा सेल्समैन के कार्य का विश्लेषण करते हुए यह तत्काल स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उस बच्ची से सीखा गया सबक था। मिस्टर डार्बी ने बताया, हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझे टरकाना चाहता था और मुझसे सामान खरीदने से मना कर देता था, तो मुझे उस पुरानी मिल में खड़ी वह बच्ची याद आ जाती थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अवज्ञा साफ दिख रही थी। मेरी ज्यादातर सेल तभी हुई है जब शुरुआत में ही लोगों ने ना कहा है। मिस्टर डार्बी और उनके अंकल की सोने की खुदाई, बच्ची और अंकल की मुठभेड़ की कहानियां बेशक सैकड़ों जीवन बीमा एजेंटों द्वारा पढ़ी जाएंगी, और इन सभी को लेखक यह बता देना चाहता है कि इन दोनों अनुभवों से सबक सीखकर ही डार्बी हर साल $10 लाख से ज्यादा का जीवन बीमा बेच पाए। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की ही जरूरत होती है। जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से, लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है, चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या ना हो। आप और आप ही की तरह के हर व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि उस मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे दौलत को आकर्षित किया जा सके। जैसे ही आप इस फिलॉसफी के सिद्धांतों को अपना लेंगे और इन सिद्धांतों पर अमल करने के निर्देशों का पालन करने लगेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और आप जिस भी चीज को छुएंगे वह आपके लिए फायदेमंद साबित होने लगेगी। असंभव? बिल्कुल नहीं। मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। यह पुस्तक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो ऐसे नियम जानना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को सफल बनाया है और जो इन नियमों पर चलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के इच्छुक हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं। असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। ज्यादातर लोगों में एक और कमजोरी होती है कि वे अपने विश्वासों और अनुभवों के पैमाने से हर वस्तु और व्यक्ति को नापते हैं। जिस चीज को हम नहीं समझ पाते, हम उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। हम मूर्खतापूर्वक यह विश्वास करते हैं कि हमारी सीमाएं ही सीमाओं का सही पैमाना है। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियरों को ऐसा इंजन बनाने का निर्देश दिया। सभी इंजीनियरों का कहना था कि 8 सिलेंडर के इंजन ब्लॉक को एक ही टुकड़े में ढालना असंभव है। काम चालू कर दो, फोर्ड ने आदेश दिया, और यह काम तब तक करते रहो जब तक कि तुम्हें इसमें सफलता ना मिल जाए।
इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया। अगर वे फोर्ड की नौकरी में बने रहना चाहते थे तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प था भी नहीं। 6 महीने गुजर गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 6 महीने और गुजर गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद फोर्ड ने इंजीनियरों को फिर बुलवाया और दोबारा उन्होंने उन्हें वही बताया कि उनके आदेश को पूरा करने का कोई तरीका उन्हें नहीं सूझ रहा है। काम चालू रखो, फोर्ड ने कहा। मैं इसे चाहता हूं और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। उन्होंने काम चालू रखा और फिर जैसे जादू की छड़ी से रहस्य प्रकट हो गया। फोर्ड की लगन एक बार फिर जीती। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें सफलता के सिद्धांत मालूम थे और उन्होंने उन सिद्धांतों पर अमल किया था। इनमें से एक है इच्छा, यह जानना कि आपको क्या चाहिए। जब हेनले ने यह अमर पंक्तियां लिखी, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं, तो उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिए थी कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, अपनी आत्माओं के कप्तान हम स्वयं हैं, क्योंकि हम में अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उसे हमें यह बताना चाहिए था कि ढेर सारी दौलत हासिल करने से पहले हमें अपने मन में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा का चुंबकीय विचार रखना चाहिए। लेकिन चूंकि हेनले एक कवि थे, दार्शनिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस महान सच्चाई को कविता के रूप में ही रखा और इन पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ को पढ़ने वालों के विश्लेषण पर छोड़ दिया। कई साल पहले मैंने वेस्ट वर्जीनिया के सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था, जिसमें इच्छा के बारे में मैं इतनी प्रबलता से बोला कि श्रोताओं में से एक ने इसे अपनी फिलॉसफी का हिस्सा बना लिया। वह युवक संसद सदस्य बन गया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। उसने मुझे एक पत्र लिखा। मैं उसके पत्र को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय नेपोलियन, 1922 में आपने सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। तब मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था। उस भाषण में आपने मेरे मन में एक ऐसे विचार का बीज बोया था जिसकी वजह से मैं आज इतना सफल हो चुका हूं, जिसकी वजह से मैं आज इतने सारे लोगों की सेवा कर पा रहा हूं और जिसकी वजह से ही मैं भविष्य में भी सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। मुझे याद है जैसे ये कल ही की बात हो कि आपने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया था, जिनके पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी, जिनके पास $1 भी नहीं था, जिनके कोई प्रभावशाली मित्र भी नहीं थे, परंतु इन सब के बावजूद वे सफलता की चोटी पर पहुंच गए। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया था। आपके भाषण के पूरा होने से पहले ही मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं उन सब को पार करके सफलता प्राप्त करूंगा। आज अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो यह जानना चाहेंगे कि विचारों को दौलत में किस तरह बदला जा सकता है, गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर अमीरी के गलीचे तक कैसे पहुंचा जा सकता है। शुभकामनाओं सहित आपका जेनिंग्स रैंडोल्फ।